इस्लामाबाद में बिना घुसे तबाही मचा सकता है ब्रह्मोस मिसाइल से लैस सुखोई। डरते हैं पाकिस्तानी राष्ट्रपति। ड्रैगन की नाक के नीचे विध्वंसक जहाज लेकर पहुंचा यूएस। बौखलाया चीन, ताइवान में भी छिड़ेगी जंग। दोस्तों, आज की वीडियो में इन्हीं सब खबरों के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और कमेंट में भारत माता की जय जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों, पहली खबर की बात करें तो भारतीय वायुसेना ने गुरुवार को पाकिस्तान और चीन के खिलाफ अपनी लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल की क्षमता में जोरदार इजाफा कर दिया है। भारत ने सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की अपग्रेड वर्जन का बंगाल की खाड़ी में सफल परीक्षण कर लिया है। ये नई मिसाइल पहले के 290 किलोमीटर की अपेक्षा 450 किलोमीटर तक मार कर सकती है। ये वही ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है जिससे पाकिस्तानी राष्ट्रपति आरिफ अलवी डरते हैं और उन्होंने पिछले दिनों खुलकर अपनी डर को जाहिर किया था। आपको बता दें कि भारत का सुखोई फाइटर जेट बिना हवा में ईंधन भरे 1500 किलोमीटर तक मार कर सकता है। इस नई ब्रह्मोस मिसाइल से लैस होने पर यह फाइटर जेट करीब 2000 किलोमीटर तक मार कर सकता है। इस तरह से अब भारतीय वायुसेना के पास जमीन और समुद्र में लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता हासिल हो गई है। ब्रह्मोस मिसाइल की मदद से दुश्मन के बेहद अहम सैनिक ठिकाना, अंडरग्राउंड परमाणु बंकर, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, समुद्र में एयरक्राफ्ट कैरियर और युद्धपोतों को बेहद आसानी से तबाह किया जा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल का एक और वेरिएंट भी बनाया जा रहा है जो 800 किलोमीटर तक मार कर सकता है। ये मिसाइल आवाज की 3 गुना रफ्तार से हमला करती है। ब्रह्मोस की इसी जोरदार ताकत की वजह से पाकिस्तानी राष्ट्रपति आरिफ अलवी डरते हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों मिराज फाइटर जेट के पाकिस्तानी वायुसेना में 50 साल पूरा होने पर आयोजित एक कार्यक्रम में पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने कहा था, भारत ने ब्रह्मोस 2 मिसाइल बनाई है। इस मिसाइल की स्पीड 8.5 मैक है। इसका मतलब है कि आवाज की रफ्तार से 8 गुना ज्यादा तेज ब्रह्मोस मिसाइल मिनट के अंदर पाकिस्तान में प्रवेश कर सकती है। आरिफ अलवी ने कहा था, हमें अपने स्वघोषित दुश्मन के खिलाफ डिफेंस को मजबूत बनाने की जरूरत है। पाकिस्तान ने हाल ही में चीन से एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा है जो भारत के S-400 का जवाब माना जा रहा है। वहीं दूसरी खबर की बात करें तो ताइवान को लेकर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और यूक्रेन को बचाने में नाकामयाब रहने के बाद अमेरिका अब किसी भी तरह का कोई रिस्क लेना नहीं चाहता है। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना ने मंगलवार को ताइवान जलडमरू मध्य में अपना एक और विध्वंसक जहाज भेज दिया है, जिसके बाद चीन की तरफ से काफी खतरनाक प्रतिक्रिया दी गई है। ताइवान स्ट्रेट में अमेरिका के जहाज भेजने के बाद चीन के साथ पूर्वी एशिया में समुद्र में फिर से तनाव बढ़ गया है। अमेरिकन नेवी के 7वें फ्लीट ने कहा है, USS पोर्ट रॉयल, एक टिकोनड्रोगा क्लास गाइडेड मिसाइल क्रूजर ताइवान के पास अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार रवाना हुआ और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन कर रहा है। अमेरिकी नौसेना और उसके सहयोगी ताइवान के चारों ओर नेविगेशन गश्त की नियमित स्वतंत्रता का संचालन करते हैं। आपको बता दें कि इस पूरे क्षेत्र पर चीन अपना दावा करता है, जबकि इंटरनेशनल कोर्ट में चीन का दावा खारिज हो चुका है। फिर भी चीन अपनी जिद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वहीं ताइवान स्टेट में अमेरिकी विध्वंसक जहाज आने के बाद चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ईस्टर्न थिएटर कमांड ने कहा है, उसने मंगलवार को अमेरिकी क्रूजर को देखा है। इसके साथ ही चीन ने अमेरिका पर ताइवान स्वतंत्रता अलगाववादी ताकतों के लिए समर्थन दिखाने का आरोप लगाया है। इससे पहले भी अप्रैल के अंत में चीन की तरफ से इस तरह की कड़ी प्रतिक्रिया उस वक्त दी गई थी जब अमेरिकी नौसेना ने 180 किलोमीटर चौड़े ताइवान जलडमरू मध्य होते हुए अपने लड़ाकू युद्धपोत को भेजा था, जिसको लेकर PLA की पूर्वी थिएटर कमांड ने गहरा ऐतराज जताया था। वहीं अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट ने नॉन रेजिडेंट फेलो माइकल माजा ने कहा है, बीजिंग के साथ टीट फॉर टैट एक्सचेंज में ये अभ्यास सबसे नया है, हालांकि अभी तक चिंता का कारण नहीं है। अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के नॉन रेजिमेंट फेलो माइकल माजा का मानना है, ये तनाव भरे क्षण हैं, लेकिन अभी तक ये खतरनाक नहीं हुए हैं। उन्होंने अल जरीरा से बात करने के दौरान कुछ हद तक तनाव होने की बात स्वीकार की है। वहीं अमेरिकी जहाज की आवाजाही के बीच PLA की नौसेना ने कड़ा युद्धाभ्यास किया है, जबकि शुक्रवार को बीजिंग ने ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन, जो दक्षिणी चीन और ताइवान के आसपास का क्षेत्र है और समुद्री हिस्सा है, उसमें एक साथ 18 युद्धक विमानों को ताइवान के क्षेत्र में भेज दिया है। और ये 23 जनवरी के बाद सबसे बड़ी उड़ान थी जब बीजिंग ने 39 विमान भेजे थे। मंगलवार को PLA ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को जापानी द्वीप ओकिनावा के तट की तरफ भेज दिया, जो ताइवान के उत्तर पूर्व में स्थित है और जो एक अमेरिकी सैन्य अड्डे का भी हिस्सा है। इस क्षेत्र पर भी चीन अपना दावा करता है, जबकि इस द्वीप को जापान अपना हिस्सा बताता है। ताइवान में डबल थिंक लैब के सैन्य और साइबर मामलों की सलाहकार PLA शायद लियाओनिंग की क्षमता का प्रशिक्षण कर रहा है और इस पर संचालित होने वाले विमान कितनी तेजी से उड़ान भर सकते हैं और उतर सकते हैं, उसकी जांच कर रहा था। उन्होंने कहा कि वे धीरज और क्षमता का परीक्षण कर रहे हैं और पिछले कुछ जहाज जो भेजे गए हैं उसमें वो अपनी क्षमता की जांच करने के साथ साथ सामने वाले की धैर्य की भी परीक्षा ले रहे थे। हालांकि उन्होंने कहा है कि लियाओनिंग परीक्षण का राजनीतिक अर्थ भी है, क्योंकि ताइवान पर अमेरिका ने
अपने रुख में बदलाव किया है, जिससे बीजिंग काफी नाराज है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी विदेश विभाग ने इसी हफ्ते अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर ताइवान के बारे में भाषा बदलकर बीजिंग को नाराज कर दिया। अमेरिकी वेबसाइट पहले कहता था कि अमेरिका ताइवान की स्वतंत्रता का समर्थन नहीं करता है और एक चीन की बात को स्वीकार करता है जो ताइवान को मिलाकर पूरा होता है। लेकिन अब अमेरिका का रुख बदल गया है और उसके स्थान पर अमेरिका ने ये लिखा है कि वो ताइवान को एशिया में एक करीबी सहयोगी के रूप में संदर्भित करता है। अमेरिका की पुरानी नीति को लंबे समय से ताइवान की विवादित राजनीतिक स्थिति के समाधान के रूप में देखा जाता रहा है, जिसका औपचारिक नाम चीन गणराज्य है। हालांकि इसने 1990 के दशक में लोकतंत्र में संक्रमण के बाद से चीन का प्रतिनिधित्व करने के दावों को छोड़ दिया। ताइवान एक छोटा देश है, लिहाजा उसके पास सैन्य शक्ति तो कम है और चीन के मुकाबले कुछ भी नहीं है। लेकिन ताइवान को अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन का मजबूती से समर्थन मिला हुआ है। ताइवान की रक्षा के लिए हमेशा अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर साउथ चाइना सी में मौजूद रहता है और इस वक्त अमेरिका के साथ साथ जापान और ब्रिटेन के एयरक्राफ्ट कैरियर भी भारी हथियारों के साथ साथ साउथ चाइना सी में मौजूद हैं। ताइवान के राष्ट्रपति का भी मानना है कि ताइवान जितना ज्यादा दूसरे देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करता है, चीन उतना ज्यादा प्रेशर बनाता है। लेकिन अब जबकि रूस यूक्रेन पर हमला कर चुका है, ताइवान काफी ज्यादा प्रेशर में है। फिनलैंड के नाटो में शामिल होने के ऐलान से भड़के पुतिन बाल्टिक में तैनात करेंगे परमाणु सेना। दोस्तों, फिनलैंड और स्वीडन के उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो में शामिल होने के ऐलान से अब उत्तरी यूरोप में माहौल तनावपूर्ण हो गया है। रूसी राष्ट्रपति कार्यालय ने इसे खतरा बताया है और ऐलान किया है कि वो जवाबी कदम उठाएगा। इस बीच रूस ने ब्रिटेन के पूर्व राजदूत का दावा है कि फिनलैंड को सबक सिखाने के लिए पुतिन बाल्टिक इलाके में अपनी परमाणु सेना को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। इससे पहले गुरुवार को फिनलैंड ने ऐलान किया है कि वो नाटो की सदस्यता के लिए आवेदन करेगा। ऐसी अपेक्षा है कि स्वीडन भी जल्दी फिनलैंड के रास्ते पर चलेगा और नाटो की सदस्यता के लिए आवेदन देगा। फिनलैंड और स्वीडन के इस कदम से पश्चिमी देशों के सैन्य संगठन नाटो का विस्तार होगा और रूस की सीमा के और करीब तक पहुंच जाएगा। दोस्तों, अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी मर्चेंडाइज खरीदकर सपोर्ट कीजिए और पूरे देश का हौसला बढ़ा दीजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस न हो पाए। थैंक यू।